हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। आप सबने सुना होगा, ठीक है। अभी दोपहर के समय एक न्यूज़ आई थी, शिक्षा संकुल में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया कि रीट पात्रता परीक्षा को हम जनवरी माह में करवाएंगे, जनवरी 2025 में। ठीक है भाई, करवा देना। लेकिन एक बात बताओ, ये परीक्षा तो होनी चाहिए थी अभी, ये जो 2024 चल रहा है इसके नवंबर दिसंबर तक होनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया था उस समय। लेकिन कोई बात नहीं, जनवरी में करवा रहे हैं तो भी ठीक है। अब मेरा मेन जो उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग लगा रखी है और उनके जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गई, तो वो लोग दोबारा से फिर उस वैलिडिटी को बढ़ाने की सोच रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं, कई लोग इस डाउट में कि यार हम प्री रीट वाला कोर्स लें या फिर जो मेन एग्ज़ाम है अपना रीट का उसका कोर्स लें। ठीक है, तो उस सारी चीज़ पे हम बात करेंगे। साथ में ये भी बात करूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये एग्ज़ाम डेट कब तक होती है। ठीक है, अभी जो पात्रता परीक्षा है इसके बाद में होती है मेन एग्ज़ाम। ये ओनली पात्रता परीक्षा है, ये कोई भर्ती नहीं है, ना इसमें कोई पदों से कोई मतलब कि कितने पद आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ये एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि अगर इस एग्ज़ाम को आप पास करते हो तो आप उस मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब बात करते हैं हम कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है। देखिए, इस एग्ज़ाम को वो हर कोई बंदा दे सकता है जिसने बीएड या बीएसटीसी कर रखा है। ठीक है, अगर बीएड के लास्ट ईयर में है और उसकी जो रनिंग में चल रही है जो बीएड या बीएसटीसी के लास्ट ईयर में है, ठीक है, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, वो योग्य है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, ये तो बात हुई यहाँ तक। दूसरा ये है कि जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम को दे रखा है रीट को, वो भी दोबारा देंगे क्या। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रीट थी पिछली वाली 2022 वाली बात कर रहा हूँ मैं, 2022 वाली जो रीट थी उसकी जो वैलिडिटी थी वो आजीवन की गई थी। उससे पहले रीट की वैलिडिटी 3 साल हुआ करती थी। फिर गहलोत सरकार ने 2022 वाली जो रीट थी उसको आजीवन कर दिया कि इसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी। तो जिसने भी इस एग्ज़ाम को 2022 में दिया है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो पास कर लिया है इस एग्ज़ाम को तो दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा है जिसने इस एग्ज़ाम को पिछली बार दिया था लेकिन वो बदकिस्मती से फेल हो गया इस एग्ज़ाम में, तो वो इस एग्ज़ाम को दोबारा देंगे। जो 2025 वाली लगने वाली है वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें दोबारा। और अगर कोई ऐसा है कि मैंने यार पास कर लिया लेकिन फिर भी मेरी देने की इच्छा है, तो कोई बात नहीं, दीजिए, कौन रोक रहा है आपको। आपका फैसला है, आप कीजिए। लेकिन अब इस वीडियो का मेरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरा मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि हम कोचिंग के बारे में जब कन्फ्यूजन है हमें, तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें प्री का कोर्स लेना चाहिए या मेंस का कोर्स लेना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ये पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम का महीना घोषित हुआ है, डेट भी घोषित नहीं है और अभी कोई कंफर्म भी नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम डेट जो मेन एग्ज़ाम है 3rd ग्रेड वाली वो कब होगी। एक थोड़ा सा आइडिया बता दूं मैं, जब 2022 वाली रीट लगी थी ना, 2022 में रीट की जो भर्ती हुई थी, ठीक है, उसकी जो एग्ज़ाम थी उसकी एग्ज़ाम जुलाई माह में हुई थी। ठीक है, जुलाई 2022 में ये एग्ज़ाम हुई थी। उसके 8 महीने बाद, ठीक है, उसके 8 महीने बाद फरवरी, उस समय फरवरी थी, फरवरी 2023 में इस एग्ज़ाम को किया था। यानी कि पात्रता परीक्षा से लेके और मेन एग्ज़ाम थी उस तक का जो बीच का डिस्टेंस था उस एग्ज़ाम का, उनका 8 महीने का टाइम था, उस 8 महीने का टाइम पीरियड था उस एग्ज़ाम को होने में। तो ये मान लीजिए आपकी 6 से 8 महीने का आपको टाइम मिलेगा जब ये पात्रता परीक्षा हो जाएगी उस समय। तो 8 महीने में तो अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन करोगे तो वो कोचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, उसको अच्छी तरह पढ़ भी सकते हो। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। मैं आपसे केवल एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने ये चीज़ें देखी हैं कि एग्ज़ाम डेट आ गई है पात्रता परीक्षा की, और अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे रीट की तैयारी करनी है, तो आप उस डेट का इंतज़ार मत कीजिए कि जब हमारी पात्रता परीक्षा होगी तो हम स्टार्ट करेंगे मेन की तैयारी। आप मेन की तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। उसका एक मेन रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको कि रीट जो पात्रता परीक्षा है वो केवल पास करनी होती है, यानी 60% आपके मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो उसको तो आप
जब मेंस की तैयारी करोगे ना तो भी ला सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि प्रॉपर आप रीट की तैयारी करें, रीट जो प्री एग्ज़ाम उसकी तैयारी करें तो ये आपकी रीट पास होगी। मेन एग्ज़ाम को अगर आप पास करोगे ना, मतलब मेन एग्ज़ाम को पढ़ेंगे तो भी आपकी रीट पास हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हमारी जो मेन एग्ज़ाम है रीट की, उसमें हमारी जो सब्जेक्ट है उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आती है इसमें लगभग 120 नंबर के आसपास आती है इसमें, ठीक है। 300 में से 120 आती है। और जो प्री वाली है ना, अपनी प्री वाली जो सब्जेक्ट आती है रीट में, प्री में जो सब्जेक्ट आती है ना अपनी, वो आती है लगभग 60 नंबर की, 150 में से 60 नंबर की, ठीक है। और ये आती है 300 में से। तो सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। सब्जेक्ट आपको मेन एग्जाम में भी पढ़नी है और सब्जेक्ट आपको प्री में भी पढ़नी है। तो सब्जेक्ट को आप अभी से स्टार्ट करें ना पढ़ना। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो एक बात बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है सिलेक्शन का। जिसने भी रीट 2023 वाली भर्ती में सिलेक्शन लिया है ना, किसी से पूछना आप, उसने सबसे ज़्यादा फोकस सब्जेक्ट पे किया, सब्जेक्ट पे फोकस किया, तब उसका सिलेक्शन हुआ रीट में। तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको रीट प्री पास करनी है और मेन भी पास करनी है तो रीट मेन पे फोकस कीजिए, आप सब्जेक्ट पढ़िए और साथ में आपकी जो साइकोलॉजी वगैरह है उसको भी पढ़िए। ये हिंदी और संस्कृत ये केवल प्री तक ही सीमित है, प्री के बाद में हिंदी और संस्कृत का कोई रोल नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट, इन चीज़ों को आप अभी से लेके चलेंगे तो आपकी प्री भी हो जाएगी और आपकी जो मेन एग्जाम होगी उसमें भी हेल्प होगी। उसमें आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं पड़ेगा। उसमें आप अपनी जो राजस्थान जी के है, करंट अफेयर्स वगैरह हैं, उस चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये है मेन उद्देश्य। तो इस तरह से आप प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, कि कोचिंग हमें ऑफलाइन लेनी चाहिए या ऑनलाइन लेनी चाहिए, ठीक है। तो उस ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब समझिए हम थोड़ा सा। देखिए, ऑफलाइन भी बेटर है कोचिंग, ऑनलाइन भी बेटर है, अब ये डिपेंड करता है आप पे। ऑनलाइन का एक तो सीधा सिस्टम ये है कि सस्ती पड़ती है ये। अगर ऑफलाइन कोचिंग 10,000 की है तो ये हमें लगभग 4,000-5,000 रुपये में आ जाती है ऑनलाइन। किसी भी कोचिंग में किसी का भी ले लेंगे आप, उत्कर्ष, कलाम या जितनी भी बहुत सारे कोचिंग वाले अब ऑफ़र दे रहे हैं। और वो तो एग्ज़ाम को अप्रैल मई में ही करवा रहे हैं, अप्रैल मई में एग्ज़ाम होगी, जल्दी से आइए, हमारा ये ऑफ़र है, ये लीजिए ये लीजिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑफ़र मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप सस्ते के चक्कर में जा रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए बढ़िया है। सस्ते के चक्कर का मतलब मैं कोई ख़राब नहीं मान रहा इस चीज़ को। ऑनलाइन कोचिंग वाकई में सस्ती मिलती है, क्योंकि उनको एक बार कोर्स रिकॉर्ड कर लिया तो फिर उसको सेल ही तो करना है, बस बेचना ही तो है। तो थोड़ी सी अपना मार्जिन रख कर उसको सेल कर देते हैं वो लोग, तो वो आपको सस्ती पड़ जाएगी। ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। ऑफलाइन का एक है कि आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी, यानी आप एक बार चले गए तो पूरा पढ़ के फिर ही निकलोगे वहाँ से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में कि यार दोस्त का फ़ोन आ गया तो उस पर बात करने लग गए। और ऑनलाइन का थोड़ा सा ये भी है कि आलस आता है को नोट्स वगैरह बनाने में। आलस इस तरह से आता है कि आपने एक वीडियो का यार चल कोई दिक्कत नहीं है, आज एंजॉय कर लेते हैं, एक जो क्लास है अपनी उसको कर ले लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड हो जाती है वो। फिर रिकॉर्डेड एग्जाम वो नोट्स वगैरह बनाते हैं, फिर हम पे बर्डन पड़ जाता है। 4-5 क्लास इकट्ठी हो गई तो एक दिन फिर 4-5 क्लास इकट्ठी लेनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा लोड पड़ता है। जबकि ऑफलाइन में क्या है, शेड्यूल बाई पर डे अपना बनता चला जाता है, पता भी नहीं चलता कब नोट्स कंप्लीट हो गए, कब कोचिंग कंप्लीट हो गई। तो उस चीज़ के बारे में ऑफलाइन सही है। और अगर आप समय की बचत कर रहे हैं तो ऑनलाइन सही है। मतलब ये अपना एक तरीका है, खुद किस में कंफर्टेबल हो आप, वो चीज़ आप देखिए। आजकल तो ऑफलाइन कोचिंग के साथ में ऑनलाइन भी मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग का पैसा खर्च कर देते हैं और फिर 2-4-5 दिन जाकर फिर ऑनलाइन ले, अरे यार नहीं यार मन नहीं कर रहा, तो ऑनलाइन ही कोचिंग ले लेते हैं वो। तो उससे बढ़िया तो आप पहले खुद डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन लेनी है, तो कम से कम पैसे तो बच जाएंगे। और ऑनलाइन ही लेनी है तो फिर आपका रूम वगैरह का, बाहर रहने का खर्चा, लाइब्रेरी वगैरह में जाने का खर्चा भी बच जाएगा। कहीं भी किसी एक कोने में अपना सिस्टम तैयार करके सेटअप वेटअप लगा के वहीं से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। केवल नेट का रिचार्ज वगैरह करवाना होगा आप, तो बहुत सस्ता है ऑनलाइन तो, और समय की भी बचत हो जाती है। जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उस टॉपिक को पढ़ना नहीं है, दूसरे टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो ऑनलाइन के फ़ायदे हैं। बाकी ऑनलाइन में टाइम भी बहुत ख़राब होता है। मगर आप मान के चले कोई नोटिफिकेशन आ गया फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, तो फिर वहाँ से मूव करके आप वहाँ चले जाओगे तो टाइम भी बहुत ख़राब होता है। तो ये अपने खुद को कंट्रोल करने की
एक पावर देता है ऑनलाइन कि खुद पे कितना कंट्रोल है, अपने आप पे कितना कंट्रोल है। अगर खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है तो ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, अगर खुद पे कंट्रोल नहीं है तो फिर ऑफलाइन की तरफ चाहिए, ऑफलाइन बढ़िया है। तो ये चीज़ है। बाकी आप ये मत सोचिए कि मुझे तैयारी अभी स्टार्ट करनी है फिर बाद में करनी है, या पात्रता परीक्षा लग जाएगी तब करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी स्टार्ट कीजिए, जस्ट किताबें उठाइए अपनी और चालू कर दीजिए, उनसे धूल वगैरह हटाइए और उनको जमाइए। अगर किसी ने पहले कोचिंग कर रखी है तो उसको कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके जो नोट्स वगैरह हैं, जो पहले के नोट्स हैं, उनको उठाइए, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो जो नोट्स वगैरह बने बनाए आते हैं मार्केट में, नोट्स वगैरह लीजिए, पढ़िए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हर एक टॉपिक के बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हुए जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो अलग अलग टीचर्स के, किसी से भी पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया सौदा है आजकल तो, ठीक है। तो आप इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज मत होइए कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, घर पे पढ़ना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है, जयपुर पढ़ना है, रह के कहाँ पढ़ना है। कहीं पे भी जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे पढ़िए, चाहे लाइब्रेरी में होइए, रूम लेना है रूम लीजिए, अभी सेटल हो जाइए। और अब जो टाइम है ना पढ़ाई का, बहुत अच्छा टाइम है। अभी आपको अगर मान के चलो लाइट भी नहीं आती 1-2 घंटे तो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, माहौल अच्छा है पढ़ाई के लिए। अब वो डिसाइड आपको करना है कि मुझे अब पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाएंगी, फिर और नहीं यार सर्दी लग रही है। तो ये इंसान का शरीर है, इसको जिस तरह से ढालोगे उसी तरह से ढल जाएगा। तो अभी से डालना स्टार्ट कीजिए ना। अब एक साथ आप किताबें उठाएंगे तो आपका शरीर नींद रहा होगा, आँखों में नींद भरी होगी, पढ़ाई नहीं होगी ढंग से। अभी से अपने शरीर को ढालना स्टार्ट कर दीजिए, तो 1-2 महीने में आपको रूटीन में आ जाएगा। तब तक आपकी पात्रता परीक्षा हो जाएगी, फिर मेंस की डेट आ जाएगी, पद वगैरह भी निश्चित हो जाएंगे, कितनी वैकेंसी है, फिर आप में एक अलग से और एनर्जी आएगी, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी, फिर आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। बहुत अच्छा तरीका है ना। तो इसलिए अभी स्टार्ट कीजिए और किसी और तरह का वेट मत कीजिए। बाकी आपको सिलेबस देखना है रीट का कि प्री रीट का क्या सिलेबस है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहाँ उस लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। अगर और भी कोई आपके डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके कमेंट, जो डाउट हैं आपके, जो भी कुछ लिखना चाह रहे हैं तो नीचे डाल दीजिए, बस देख लूँगा मैं, बाद में जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।